नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और ऐसी टूकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट की बात होती है तो हर्षद मेहता का नाम सामने ना आए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर्षद मेहता की कहानी किसी बॉलीवुड मूवी की कहानी जैसी लगती है। जमीन से आसमान तक उड़ने की कहानी और वापस आसमान से धरती पे गिरने की कहानी। इनफैक्ट इसके ऊपर कुछ मूवीज भी बनी है। 2006 में एक मूवी आई थी गफला नाम से। अभी जल्दी ही एक वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है स्कैम 1992। इसके अलावा द बिग बुल करके एक मूवी आ रही है जिसमें हर्षद मेहता का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है। लेकिन जब ये मूवीज बनती हैं तो यहाँ पे मेनली जो पर्पस होता है वो एंटरटेनमेंट का होता है। कई बार इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिस हो जाती है, लेकिन काफी लोग क्यूरियस होते हैं, स्पेशली जब इतने बड़े स्कैम की बात आती है। वो जानना चाहते हैं कि ये स्कैम आखिर हुआ कैसे था। कई सारे आर्टिकल्स भी इसके ऊपर लिखे गए हैं, वीडियोस भी बनाए गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं उनके अंदर भी डिटेल्स अच्छे से कवर नहीं की गई हैं। कई तरीके के सवाल उठते हैं, जैसे कि ये स्कैम का आखिर साइज कितना बड़ा था। कहीं पे 500 करोड़ सुनने को मिलता है, कहीं पे 1000 करोड़, तो कहीं पे 5000 करोड़। एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी इसकी? क्या इससे भी बड़ा तो नहीं था ये स्कैम? कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व थे? क्या हर्षद मेहता अकेला इतना बड़ा स्कैम पुल ऑफ कर सकता था, या फिर इतना ज्यादा पैसा अगर कहीं पे लग रहा था तो और भी बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व थे? किस तरीके से इस स्कैम को अंजाम दिया गया? और यहां पे हम लॉसेस की तो बात करते हैं, जितने भी 1000 करोड़ों का वो लॉस हुआ, लेकिन जब ये मार्केट इतनी ज्यादा उठ रही थी तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने इर्रेगुलर ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट्स भी तो कमाए। वो प्रॉफिट्स की कोई बात नहीं होती। किस तरीके के लूप होल्स को यहां पे यूज किया गया, या फिर कहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही डिजाइन इस तरीके से था कि वो लूप होल के समेत ही बनाया गया था? किस तरीके के चेंजेस लाए गए जब ये स्कैम हो गया, उसके बाद सिस्टम के अंदर किस तरीके के चेंजेस लाए गए? तो इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। आपका इंटरेस्ट बना रहे तो मैं आपको अपफ्रंट ही बता देता हूं, ये हर्षद मेहता ने अकेले स्कैम नहीं किया था। इसके अंदर और भी ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे, बैंक्स इन्वॉल्व थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे और मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व थी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्वेस्टिगेशंस के अंदर बताया गया है। तो इस इशू को हम ज्यादा पॉलिटिसाइज ना करते हुए हम फैक्ट्स पे ध्यान देंगे जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस के अंदर सामने आए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट के अंदर, जानकी रमन कमेटी रिपोर्ट के अंदर, आईडीजी यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी रिपोर्ट के अंदर। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी सारे सच सामने आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। मास्टर इन्वेस्टर सीरीज, म्यूचुअल फंड सीरीज और भी हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझ लेते हैं कि टाइमलाइन पे कौन सा इवेंट कब हुआ था। ये जो स्कैम का पीरियड है, ये इन्वेस्टिगेशंस के अंदर माना गया है अप्रैल 1991 से लेके मई 1992 तक। अप्रैल 1991 को सेंसेक्स की वैल्यू थी करीब 1250। अप्रैल 1992 करीब एक साल बाद ये वैल्यू पहुंच गई 4467 जब सेंसेक्स पीक कर गया। खाली एक साल के अंदर 4 गुना ऑलमोस्ट। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जनवरी में सेंसेक्स था 2300, अप्रैल में 4467, 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट डबल। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ था। सो जाहिर सी बात है कि ये फंडामेंटल्स पे मार्केट नहीं चल रही थी, यहां पे स्पेक्यूलेशन हो रहा था। कुछ स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन हो रहा था जो हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक्स थे। इसमें एक स्टॉक तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट था, एसीसी यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। इस शेयर की वैल्यू 200 से 9000 तक पहुंच गई 3 महीने के अंदर, 4400% के रिटर्न्स। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में हर्षद मेहता और उसके एक्म्प्लिसेस ने ट्रेड किया वो थे अपोलो टायर्स, रिलायंस, स्टरलाइट, वीडियोकॉन, टिस्को और बीपीएल। और ये जो हाई वैल्यूएशंस पहुंच गई थी इन स्टॉक्स की, इनको जस्टिफाई करने के लिए हर्षद मेहता ने अपनी थ्योरी दी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी, कि अगर आज की डेट में इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए तो इतनी वैल्यू लगेगी ही। लेकिन एक्चुअली इतने फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थे, इनके अंदर आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जा रहा था प्राइस को। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने लंबे टाइम तक पूरी की पूरी मार्केट चढ़ती ही चली जाए, इसका मतलब बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। क्या हर्षद मेहता इतना बड़ा आदमी था? एक अकेले आदमी के पास इतना ज्यादा पैसा हो सकता है? हजारों करोड़ों की हम यहां पे बात कर रहे हैं। हर्षद मेहता के पास इतना पैसा नहीं था, तो जाहिर सी बात है कहीं और से यह पैसा आ रहा था। खैर, 23 अप्रैल 1992 को यह स्कैम सामने आया जब टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल छपा जो सुचेता दलाल ने लिखा था। वो वहां पे एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी। पता चला कि एसबीआई के एक अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब हैं। और एक और सच सामने आया कि इर्रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रही थी। हर्षद मेहता बैंकों का पैसा यूज कर रहा था स्टॉक मार्केट के लिए, लेकिन किस तरीके से कर रहा था वो भी हम जल्दी ही जानेंगे। मार्केट में इस तरीके की न्यूज आने के बाद पैनिक हो गया। मई 1992 को सेंसेक्स 3000 पे आ गया और अगस्त में 2500
ऑलमोस्ट आधा हो गया। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। जब मार्केट पीक पे चल रही थी तो उनका स्टेटमेंट आया था, आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई स्लीप ओवर द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन जब ये क्रैश हो गया, ये स्कैम सामने आया, तो 4 मई 1992 को पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि बैंकों का पैसा यूज हुआ है इर्रेगुलर ट्रांजैक्शंस के अंदर और वो पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा है। सो ये स्कैम सामने आने के बाद 30 अप्रैल 1992 में पहली इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जानकी रमन कमेटी। जानकी रमन आरबीआई में डिप्टी गवर्नर थे और इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कितना लॉस हुआ है ये पता लगाया जाए। तो जानकी रमन कमेटी ने जो इन्वेस्टिगेशन करी, उन्होंने पता लगाया करीब 4024 करोड़ का लॉस हुआ था बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। उनकी जो मेथोडोलॉजी थी, उन्होंने अपनाई प्रॉब्लम एक्सपोजर मेथोडोलॉजी, यानी कि ऐसा पैसा जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वैल्यू इन्होंने लगाई थी 4024 करोड़। लेकिन समहाउ यही फिगर पूरे मीडिया के अंदर फैल गई और पूरे के पूरे स्कैम का साइज ही 4000 करोड़ बताया जाने लगा अप्रोक्सीमेटली। पीएसयूज का भी लॉस हुआ था 5500 करोड़ से ज्यादा का। उसका क्या, काफी लोगों ने तो मुनाफा भी कमाया था। जब मार्केट इतना ज्यादा चढ़ रही थी तो इर्रेगुलर ट्रांजैक्शन से जो मुनाफा कमाया था उसका क्या, और शायद ये स्कैम 91 से पहले ही शुरू हो गया था तो उस वैल्यू का क्या। तो कहीं ना कहीं जो जानकी रमन कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन करी थी वो खाली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित थी, और क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही वही था तो इसीलिए वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। इसके चलते पार्लियामेंट में काफी हंगामा हो रहा था, ऑपोजिशन डिमांड कर रहा था फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। सो अगस्त 1992 में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और साथ में यह पता लगाने के लिए कि इसके अंदर एक्चुअली कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जून 1992 में एक स्पेशल कोर्ट भी बनाई गई जिसका पर्पस यही था कि स्कैम से रिलेटेड जितने भी ट्रायल्स होंगे वो वहां पे होंगे। साथ साथ एक कस्टोडियन भी अपॉइंट किया गया जिसके पास पावर्स थी कि जितने भी ये स्कैमस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा सके, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल एसेट्स हो। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ साथ सीबीआई भी अपनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सो ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इन्वेस्टिगेशन चली, ये करीब 17 महीने तक चली थी। आपको ध्यान होगा कि 91 के अंदर काफी ज्यादा ये पढ़ाया भी जाता है कि लिबरलाइजेशन लेके आया गया था। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर काफी सारे रिफॉर्म्स प्लान करे गए थे। तो क्योंकि अब फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही इतना बड़ा स्कैम आ गया था तो ऐसा लग रहा था कि काफी सारे लूप होल्स हैं और कहीं ज्यादा छूट दे दी तो ऐसे स्कैम्स और ज्यादा ना सामने आ जाएं। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जब तक रिपोर्ट आती तब तक फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स नहीं किए जा सकते थे। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये 17 मंथ्स का रिफॉर्म हॉलिडे पीरियड था, क्योंकि अगस्त 92 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और इसकी 17 महीने बाद रिपोर्ट आई थी दिसंबर 93 में। इनके चलते 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया। उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, उसकी फैमिली के भी और उसके भाई के भी जो उसके साथ बिजनेस करता था। हर्षद मेहता और उसकी फैमिली को स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए बैन कर दिया सेबी ने। उसके ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे, 600 सिविल एक्शन लॉसूट्स फाइल हुए थे। तो हर्षद मेहता ने काफी नामी गिरामी वकील को अपॉइंट करा, राम जेठमलानी जी काफी पॉपुलर वकील रहे। जून 1993 में इन्होंने साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसके अंदर हर्षद मेहता ने कहा, क्लेम किया कि उसने 1 करोड़ रुपए की ब्राइब दी थी पीएम नरसिम्हा राव को, और ये एलिगेशंस ऑब्वियसली नरसिम्हा राव जी ने मना कर दिए। इसके साथ साथ राम जेठमलानी जी ने भी कहा था कि अगर कोई फेस देना है स्कैम को तो वो पीवी नरसिम्हा राव का होना चाहिए, हर्षद मेहता का नहीं होना चाहिए। खैर, दिसंबर 1993 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उसके अंदर काफी चौंकाने वाले सच सामने आए। पहला तो ये कि ये जो स्कैम था ये 1985 से ही शुरू हो गया था और इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। आरबीआई की टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी ब्लेम किया गया। इसके अलावा काफी सारे ब्रोकर्स थे हर्षद मेहता के अलावा भी, बैंक्स इन्वॉल्व थे, एनबीएफसीज इन्वॉल्व थे, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे और काफी सारी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व थी। और मजे की बात यह है कि जानकी रमन जी जो डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, उनको भी ब्लेम किया गया क्योंकि उनका जो डिपार्टमेंट था वो था पब्लिक डेट ऑफिस, जो इंचार्ज था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। वहां पे सिक्योरिटीज जनरल लेजर मेंटेन होता था, यानी कि एसजीएल अकाउंट मेंटेन होता था। और ये जो पूरा स्कैम था ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ही हुआ था। एग्जैक्टली कैसे हुआ था वो भी हम जल्दी ही जानेंगे। अब इतने बड़े बड़े नाम सामने आ गए थे। जेपीसी रिपोर्ट आने के बाद एसबीआई के चेयरमैन को लीव पे भेज दिया गया, 3 महीने का उनका टेन्योर बचा हुआ था। एनएचबी के जो चेयरमैन थे नेशनल हाउसिंग बैंक के, उनको रिजाइन करवाया गया। यूको बैंक के चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया। पी चिदम्बरम जो उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। तो उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट था वो भी अभी हम जल्दी ही जानेंगे। उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया।
फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी रिजाइन किया था, लेकिन उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। इसके साथ साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन दी थी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो पैसा लूज हुआ था करीब 4000 करोड़ का बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ये पैसा आखिर गया कहां, इसका एंड यूज क्या था। तो इसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप बनाया गया दिसंबर 1993 में, जिसके अंदर पार्ट थे सीबीआई, आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो दिसंबर 1995 में आईडीजी ने अपनी रिपोर्ट दी। कुछ हद तक उन्होंने बताया भी कि कौन कौन सा पैसा कहां गया था, लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज थी, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया जाना चाहिए। और आईडीजी की जो रिपोर्ट थी वो दिसंबर 1995 में आई थी। उसके जो भी रिकमेंडेशंस थे वो इंप्लीमेंट नहीं किए गए। इसके बाद इस रिपोर्ट पे एक तरीके से ताला लग गया। इन्वेस्टिगेशंस तो फिर भी चल ही रही थी हर्षद मेहता के अगेंस्ट। सितंबर 1999 को उसको 5 साल की जेल सुना दी गई। हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसको थाने जेल के अंदर डाल दिया गया। 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट से। उसकी एज उस टाइम पे 47 की थी। तो ये तो सारे हमने मेजर इवेंट से समझ लिए, लेकिन अगर हमें ये समझना है कि स्कैम आखिर ये हुआ कैसे था, तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पहले हम क्विकली हर्षद मेहता के करियर की बात कर लेते हैं। 1976 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, बीकॉम कंप्लीट करने के बाद उसने छोटे मोटे जॉब्स करे, सेल्स की जॉब्स करी, इंश्योरेंस के अंदर सेल्स करी। उसके बाद अर्ली 1980s में उसका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट के अंदर आ गया। वहां पे उसने स्टॉक ब्रोकर्स के साथ जॉब शुरू करी। 1984 में उसने खुद ही स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस ले लिया बीएससी के ऊपर, और उसने अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट करी जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, जो उसने अपने भाई के साथ शुरू की थी। 1986 में हर्षद मेहता ने काफी एक्टिवली ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी बीएससी पे, और बैकग्राउंड में क्या चल रहा था इसका किसी को नहीं पता था। अगले 3-4 सालों में हर्षद मेहता की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ गई। मीडिया हाउसेस ने उसको कवर करना शुरू कर दिया। कुछ मैगजीन्स के फ्रंट पेज पे भी हर्षद मेहता का फोटो आया, और हर्षद मेहता को अलग अलग टाइटल्स दिए गए, द बिग बुल, रेजिंग बुल, अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि आखिर ये इतनी ज्यादा सक्सेस इतने कम समय में कैसे। तो चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी कैसी चल रही थी उस टाइम पे। 1969 और 1980 के अंदर काफी सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो वहां पे जितने जो टॉप जॉब्स थी, यानी कि चेयरमैन और एमडी की जो जॉब्स थी, वहां पे काफी पॉलिटिसाइज्ड अपॉइंटमेंट्स होते थे। इसके साथ साथ बैंक्स के अंदर एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो बैंक्स के एनपीएस थे 20 से 30% की रेंज में। बैंक्स के अंदर किसी तरीके का कोई कंप्यूटराइजेशन था नहीं उस टाइम पे, इंटरनल ऑडिट्स ज्यादा होते नहीं थे। बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंजेस भी बहुत ही ज्यादा अनरेगुलेटेड थे। उस टाइम पे सेबी तो था ही नहीं, नाम मात्र के लिए था। 1988 में सेबी आ जरूर आ गया था, लेकिन वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। वो खाली रेगुलेशन बनाती थी, लेकिन उसका काम सजा देना नहीं था अगर कुछ स्कैम सामने आ भी जाता तो। बीएससी की अगर हम बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो वहां पे भी ब्रोकर्स का ही राज चलता था। किसी तरीके के कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं होते थे। बीएससी के अंदर भी आधे डायरेक्टर्स स्टॉक ब्रोकर्स अपॉइंट करते थे, बाकी के आधे डायरेक्टर्स नॉमिनीज होते थे गवर्नमेंट की तरफ से। सो जो गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते थे उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था, तो ये जो ब्रोकर्स थे ये अपनी मनमानी आराम से कर सकते थे। तो स्टॉक एक्सचेंज का एक्चुअली इंचार्ज कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट डिवीजन एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंजेस के इंचार्ज थी। सो बीएससी अपने ही बाई लॉज को ठीक से फॉलो नहीं करता था। इसके अलावा उस टाइम पे एक बदला सिस्टम चला करता था, यानी कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग, जिसके अंदर अगर किसी का बुलिश व्यू है तो वो आज की डेट में लेट्स से कहता है कि मैं कुछ स्टॉक के अंदर पोजीशन बना रहा हूं, वो एक्चुअली स्टॉक की डिलीवरी नहीं लेगा। 15 दिन बाद अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो वो खाली उसको सेल ऑफ कर देगा और प्रॉफिट कमा लेगा, और अगर लेट्स से स्टॉक डाउन चला गया तो उसका खाली लॉस हो गया। एक्चुअली उसने पैसा नहीं डाला। इसका मतलब वो कम कैपिटल से बहुत ज्यादा खेल सकता था। और एग्जैक्टली फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या होती है इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये तो हमने एक बुलिश व्यू की बात की। अगर किसी का बियरिश व्यू था तो सिमिलरली वो शॉर्ट सेलिंग कर सकता था ज्यादा पैसा लगाए बिना। हालांकि फॉरवर्ड ट्रेडिंग को बैन कर दिया गया था 1969 में, लेकिन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपने बाईलॉज अमेंड कर दिए थे, जिसके अंदर ये बदला सिस्टम लाया गया था। वो भी कुछ स्टॉक्स के अंदर इस तरीके की ट्रेडिंग अलाउ कर दी गई थी, और इन स्टॉक्स को, जो ये थोड़े बड़े स्टॉक्स होते थे, इनको ग्रुप ए शेयर्स बोला जाता था या फिर स्पेसिफाइड शेयर्स, और जिनके अंदर इस तरीके की ट्रेडिंग अलाउड नहीं थी उन्हें ग्रुप बी शेयर्स बोला जाता था या फिर नॉन स्पेसिफाइड शेयर्स। सो हर्षद मेहता ने इस बदला सिस्टम को भी पूरा एक्सप्लॉइट करा प्राइस रिगिंग के लिए, क्योंकि पैसा भी कम लग रहा था और वो और ज्यादा स्पेकुलेट कर सकता था। हालांकि बदला सिस्टम को दिसंबर 1993 के अंदर बैन कर दिया गया। फिर इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग काफी होती थी। इनसाइडर ट्रेडिंग के अगेंस्ट कोई रूल्स ही नहीं थे, जैसा हमने पहले कहा, सेबी तो इतना ज्यादा स्ट्रांग था ही नहीं। इसके अलावा हम आरबीआई के सुपरविजन की भी बात करें तो आरबीआई ने एनबीएफसीज अलाउ कर दिए थे लेट 80s में, और एनबीएफसीज के ऊपर कोई खास रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता था।
सिमिलरली आरबीआई की सब्सिडियरी थी नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके ऊपर भी कोई खास रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते थे। इसके साथ साथ उस टाइम पे फॉरेन बैंक्स भी अलाउ हो गए थे, इंडिया के अंदर काफी ऑपरेट कर रहे थे। इनफैक्ट जो पीक पीरियड था स्कैम का, अप्रैल 1991 से लेकर मई 1992 तक मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस फॉरेन बैंक्स यही हुए थे और उसमें से ज्यादातर इरेगुलर ट्रांजैक्शंस थे। और थोड़ा भेदभाव भी होता था, जो रेगुलेशंस अपने नेशनलाइज्ड बैंक्स पे अप्लाई होते थे वो फॉरेन बैंक्स पे अप्लाई नहीं होते थे, उनको काफी छूट दी गई थी। सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक और एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक ने काफी प्रॉफिट भी कमाया था, अभी हम जल्दी ही जानने वाले हैं। इसके साथ साथ स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर भी कोई खास रेगुलेशंस नहीं थे, किसी तरीके की कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनके अकाउंट्स को कोई ऑडिट नहीं कर सकता था। एक ही अकाउंट के अंदर हर तरीके की वो ट्रांजैक्शन करते थे, चाहे ब्रोकरेज रिलेटेड हो, चाहे किसी के लिए सिक्योरिटी लेनी हो। तो ये हमने उस टाइम की इकोनॉमी का बैकग्राउंड तो समझ लिया, अब हम बैंक्स का और पीएसयूज का क्या रोल था पूरे स्कैम में, ये भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उस टाइम पे जैसा हमने पहले बात करी कि बैंक्स के एनपीएस काफी बढ़ गए थे, तो उनका कुछ कारण था। उस टाइम पे एसएलआर और सीआरआर की रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा हाई थी। एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज, जो बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है रिजर्व्स की फॉर्म में या फिर पैसा डालना होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। ये वाली रेशो जो 1980-81 में 34% होती थी, ये अब 38.5% हो चुकी थी। इसके अलावा सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो जो बैंकों को मेंटेन करनी होती है, 1980-81 में इसकी वैल्यू 6% थी, ये अब 91-92 में बढ़ के 25% हो चुकी थी। तो अगर हम एसएलआर और सीआरआर को ऐड कर दें 38.5 प्लस 25, तो ये हो जाता है 63.5%, यानी कि इतने फंड्स तो बैंक्स के ब्लॉक ही हो चुके थे। तो बाकी का बचता है 36.5% जो लेंड किया जा सकता है। उसके अंदर भी 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को दिया जाता था, तो 36.5% का भी 60% ही बचता है, जो लगभग 22% बचता है जिसको कमर्शियल लेंडिंग की फॉर्म में यूज किया जा सकता था। और ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, ये कौन से सेक्टर्स में की जाती थी? ये एग्रीकल्चर सेक्टर में स्मॉल बिजनेसेस को, प्रोफेशनल्स को या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। सो इन सारे सेक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा डिफॉल्ट होते थे, ये पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट्स होते थे। इसके साथ साथ और भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आ जाते थे, काफी सारे लोन वेवर स्कीम्स चला दी जाती थी। अब ये कॉस्ट किसी ना किसी को तो बियर करनी ही थी, तो बैंक्स के एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी कि डिफॉल्ट्स काफी ज्यादा होने शुरू हो गए। इसी वजह से 20 से 30% के एनपीएस हो गए थे बैंक्स के उस टाइम पे। और इन सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो गई थी। और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की थी कि जितना आपको अवेलेबल है फंड्स, उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डालना होता था नेशनलाइज्ड बैंक्स को, ये जो रिक्वायरमेंट थी फॉरेन बैंक्स के लिए खाली 15% की थी। तो इन सब के चलते बैंक्स को एक तरीका समझ में आया, उन्होंने एनबीएफसीज बनाने शुरू कर दिए। लेट 80s में एनबीएफसीज अलाउड हो गए थे। तो एनबीएफसी का फायदा क्या था? ये एसआरआर सीआरआर के कोई रिक्वायरमेंट नहीं थे, वहां पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। एनबीएफसीज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते थे कि पैसा कहां लगाना है। तो इन एनबीएफसीज ने अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स भी चलाना शुरू किया, जिसके अंदर ये पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। तो बैंकों से कुछ पैसा आया, साथ के साथ पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट से भी कुछ पैसा आना शुरू हो गया, क्योंकि पीएसयूज को भी अच्छे रिटर्न्स चाहिए थे और ये पैसा काफी आसानी से स्टॉक मार्केट के अंदर लगाया जा सकता था। और ये पीएसयूज के पास कहां से पैसा आता था? हर साल बजट में हर पीएसयू को कुछ ना कुछ बजट एलोकेट करती है सरकार, तो वो पैसा आया। दूसरा, 1985-86 में पीएसयूज को अलाउ कर दिया गया था कि वो बॉन्ड्स फ्लोट कर सकते थे मार्केट में और फंड्स रेज कर सकते थे। अब जब पीएसयूज के पास इतना फंड्स आ जाते थे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, जो भी उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके पास काफी कैश रिजर्व रहता था, तो उसके ऊपर भी उनको लगता था कि हम अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। वो पैसा एनबीएफसीज की पीएमएस स्कीम्स के अंदर जाने लगा। तो अब एक तरफ बैंक्स को अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं, साथ में एनबीएफसीज को भी अपने ये इतने सारे फंड्स पार्क करने हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, रिटर्न्स अच्छे कमाने हैं, और पीएसयूज को भी अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं। सो ऐसे में उस टाइम पे ब्रोकर्स काम में आते थे। ब्रोकर्स को तो कॉन्टिन्यूअस फंड्स की जरूरत थी। अब हम जानते हैं ये स्कैम एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे हुआ। आपको ध्यान होगा, हमने एसएलआर रिक्वायरमेंट्स की बात की थी कि एक बैंक को कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर डालना होता था, क्योंकि अब बैंक्स के सारे फंड्स लॉक हो जाते थे, तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए उनके पास एक ऑप्शन होता था रेडी फॉरवर्ड डील का, जिसके अंदर वो 15 दिन का एक शॉर्ट टर्म लोन ले सकते थे दूसरे बैंक से। अब ये रेडी फॉरवर्ड डील कैसे ऑपरेट होती थी? शॉर्ट टर्म इंटर बैंक लोन होता था ये 15 दिन का, और इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखा जाता था किसी दूसरे बैंक को। तो अगर हम इसे ग्राफिकली समझें, बैंक ए फॉर एग्जांपल उसके पास लेट्स से एक्स्ट्रा पैसा है और वो लेंड करना चाहता है। बैंक भी मान लेते हैं बोरोइंग बैंक है, जो सिक्योरिटी सेलर हो गया, वो अपनी सिक्योरिटीज को बैंक ए के पास गिरवी रखवाएगा। बैंक ए 100 करोड़ लेट्स से बैंक बी को देता है, तो बदले में
100 करोड़ की सिक्योरिटीज बैंक बी को दे देता है। 15 दिन के बाद ये 100 करोड़ वापस कर देगा बैंक बी बैंक ए को और साथ में इंटरेस्ट भी लौटा देगा और सिक्योरिटीज बैंक ए बैंक बी को वापस कर देगा। ये तो ट्रांजैक्शन बड़ी ही सिंपल है, लेकिन इस तरीके की ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होने लग गई 91 से लेकर 92 के पीरियड में। आरबीआई का ऑफिस जो पीडीओ ऑफिस है, पब्लिक डेट ऑफिस, वहां पे ये एसजीएल अकाउंट मेंटेन होता है, सिक्योरिटीज जनरल लेजर। लेकिन यहां पे ट्रांजैक्शंस क्योंकि इतनी ज्यादा हो रही थी, उस टाइम पे कंप्यूटराइजेशन नहीं था, तो मैनुअली सारी की सारी एंट्रीज करनी पड़ती थी। अब क्योंकि ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रही थी, एंट्रीज उतनी फास्ट नहीं हो पा रही थी, तो एक कंसेप्ट आया जिसे हम कहते हैं बैंक रिसीट का कॉन्सेप्ट। सो इंस्टेड ऑफ बैंक बी इशूइंग द सिक्योरिटीज, उसने दे दिया बैंक रिसीट। बैंक बी ने पैसे लिए बैंक ए से 100 करोड़ और सिक्योरिटीज देने की बजाय फिजिकली उसको दे दी एक बैंक रिसीट की मैंने आपके 100 करोड़ ले लिए हैं। लेकिन यहां पे एक और इशू था कि बैंक बी को पैसों की जरूरत है या फिर बैंक ए के पास ज्यादा पैसे हैं, ये मार्केट की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी बैंक ए और बैंक बी को। इसीलिए ये जो सारी ट्रांजैक्शंस होती थी वो एक ब्रोकर के थ्रू होती थी और वो लीगली भी अलाउड था। तो यहां पे ब्रोकर कैसे आ गया बीच में? ब्रोकर ने ढूंढा, लेट से उसने ढूंढा बैंक बी को कि उसको पैसों की जरूरत है और बैंक ए के पास लेट से पैसे एक्स्ट्रा हैं। सो वो बैंक ए से 100 करोड़ लेगा, बैंक बी को देगा और बैंक बी से बैंक रिसीट लेगा और बैंक ए को वो फॉरवर्ड कर देगा। तो यहां तक तो ये सारा लीगल ट्रांजैक्शन है, बदले में ये जो ब्रोकर है अपना कमीशन कमा लेगा। लेकिन हर्षद मेहता और उसके तरीके के और जो ब्रोकर्स थे उन्होंने क्या किया? सो दैट्स वेयर द हर्षद मेहता डील कम्स इन। सो ब्रोकर ने लेट्स से बैंक बी को रेडी कर लिया, बैंक बी को लगा कि हाँ हम बोरो कर सकते हैं पैसा, तो बैंक बी से उसने बैंक रिसीट ले ली लेट से 100 करोड़ की। उसने कहा अब मैं आपके लिए कोई बैंक ढूंढता हूं जो इतना पैसा दे दे। अब देखिए यहीं पे एक लूप होल आता है कि ये जो बैंक रिसीट है ये किसी डायरेक्टली बैंक के पास नहीं जा रही है, ये ब्रोकर के पास आ रही है। तो दूसरी तरफ उसने बैंक ए को भी ढूंढ लिया जो ये पैसा दे सकता था, उसको ये बैंक रिसीट दे दी और उससे बदले में 100 करोड़ ले लिए। अब ये जो 100 करोड़ आए यहां पे भी एक और लूप होल आ गया, ये भी ब्रोकर के अकाउंट में आ गए पैसे। उस टाइम पे ये भी अलाउड था, ब्रोकर के पास पैसे आ गए, वो बैंक बी तक अब नहीं पहुंचे, वो गए सीधा स्टॉक मार्केट के अंदर। और स्टॉक मार्केट के अंदर जब इतना पैसा पुश इन होने लग गया तो स्टॉक्स के अंदर स्पेकुलेशन बढ़ गया, जो हर्षद मेहता कर ही रहा था। तो अब स्टॉक्स का पैसा बढ़ रहा है तो वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनेगा। लेट से 100 करोड़ के हो गए अब 102 करोड़, यहां से 100 करोड़ वापस इसने बैंक बी को दे दिए, तो 2 करोड़ का इसको सीधे सीधे प्रॉफिट आ गया। अब बैंक बी को लेट से अगर वो रेस्टलेस होता है तो वो अपनी सिक्योरिटीज बेच के बैंक बी को पैसा दे देगा, अदरवाइज वो बैंक ए की जगह कोई एक दूसरा बैंक भी ढूंढ सकता है, लेट से बैंक सी ढूंढ लेता है और वहां से भी पैसा लेके वो बैंक बी को दे सकता है। तो इस तरीके से वो मल्टीपल बैंक्स के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन यहां से भी ऊपर ही चला गया हर्षद मेहता। उसने क्या किया, ये जो बैंक बी बोरोइंग बैंक्स थे यहां पे इसने 2 बैंक्स के साथ साठगांठ करी, स्पेशली बैंक ऑफ करड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, काफी छोटे बैंक थे, वहां पे इसने कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ सेटिंग कर ली। यहां पे इसने फेक बैंक रिसीट्स इशू करना शुरू कर दिया, यानी कि इन बैंक्स के पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही नहीं है लेकिन ये बैंक रिसीट दे रहे हैं। ये फेक बैंक रिसीट पहुंच गई बैंक ए के पास, उसने 100 करोड़ आराम से दे दिए ब्रोकर को। ये पैसा गया स्टॉक मार्केट के अंदर, वहां से लेट से 100 करोड़ के अब 105 करोड़ बन गए। अब क्योंकि ज्यादा समय के लिए ये पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता था, क्योंकि किसी तरीके का कोई प्रेशर तो है नहीं, ये बैंक रिसीट तो फेक है। अब यहां पे जो पैसा बना उसमें से भाई बैंक ए को ये लालच था कि मेरे को जल्दी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उसको 102 करोड़ रुपए मिल गए। 1 करोड़ रुपए उसने लेट से, ये खाली हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जैक्टली नंबर्स अलग भी हो सकते हैं। तो बैंक ऑफ करड़ और ये जो मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक है, इनके जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनको कुछ पैसा खिलाया, तो ये 3 करोड़ रुपए इसके यहां चले गए। तो 5 करोड़ जो इसने प्रॉफिट बनाया था उसमें से अब 3 करोड़ बट गए और इसके पास बच गया 2 करोड़ का प्रॉफिट। तो अब अगर हम इन आइडेंटिटीज को नाम देना चाहें तो ये लेंडिंग बैंक्स कौन से थे? ये थे एसबीआई कैप्स, नेशनल हाउसिंग बैंक, कैनफिना जो कैनरा बैंक की ये जो 2 एनबीएफसी थी, एसबीआई कैप्स एसबीआई की एनबीएफसी थी, आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो आंध्रा बैंक की एनबीएफसी थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ये सारे बैंक्स थे जिनके लॉसेस हुए थे। लेकिन इनके अलावा कुछ बैंक्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस बुल रन के अंदर काफी पैसा कमाया था। ये स्पेशली फॉरेन बैंक्स थे, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक और एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक। सो खाली हम कहें तो एक ही फॉरेन बैंक का लॉस हुआ था जो था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बाकी सारे फॉरेन बैंक्स ने काफी पैसा कमाया था। और ये ब्रोकर्स मेनली कौन थे? एक था हर्षद मेहता ग्रुप, दूसरा था दलाल ग्रुप, तीसरा था एफजीएफएसएल यानी कि फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एफजीएफएसएल के अंदर शेयर होल्डर्स थे पी चिदम्बरम और उनकी वाइफ नलिनी भी। और ये लॉसेस एक्चुअली कितने किस किस के हुए थे? आईडीजी रिपोर्ट के हिसाब से प्रॉब्लम एक्सपोजर जो टोटल 4024 करोड़ का था,
इसके अंदर जो टारगेट एक्सपोजर था वो 82% 3305 करोड़ का खाली 3 ब्रोकर्स का था। और उनके अभी हमने जो नाम देख लिए हैं, एफजीएफएसएल की हमने बात कर ली कि इसके अंदर शेयर होल्डर्स थे पी चिदम्बरम और उनकी वाइफ नलिनी। इसी वजह से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पी चिदम्बरम जो उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे उनको रिजाइन भी करना पड़ा था। सो ये है पूरा का पूरा ब्रेकअप। ये एचएम ग्रुप का जो टोटल अमाउंट था वो था करीब 1550 करोड़ का, दलाल ग्रुप का था 1450 करोड़ के आसपास का, एफजीएफएसएल का, फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का था 283 करोड़ का। तो इन 3 ब्रोकर्स का जो एक्सपोजर था वो था 3305 करोड़ का। इस पूरे स्कैम के दौरान हर किसी का पैसा अच्छा बन रहा था जब ये मार्केट पीक पे चल रही थी। बैंक्स का, पीएसयूज का, एनबीएफसीज का, ब्रोकर्स का। स्टॉक मार्केट के अंदर तो आग लगी हुई थी और इस आग के अंदर घी का काम भी करा कुछ फैक्टर्स ने। जून 1991 में नई सरकार बनी थी, पीवी नरसिम्हा राव सरकार। मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और नए रिफॉर्म्स की बात करी गई थी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, जैसे हमने भी पहले भी बात करी एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। उसके अंदर काफी रिस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे थे। सो मार्केट को एक इंडिकेशन जा रहा था कि अब हर तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे, जो मन करता है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी ऐसा ही समझ रही थी कि ये जो फिस्कल रिफॉर्म्स आए हैं इसकी वजह से ही शायद मार्केट्स अच्छा रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन किसी का भी ध्यान ज्यादा नहीं जा रहा था कि मार्केट के अंदर स्पेक्यूलेशन भी शायद बहुत ज्यादा है। सो जब ये पूरा बबल फटा तो लोगों को समझ में आया कि कौन कौन से लूप होल थे। तो एक तो हमने जो लूप होल की बात करी कि बैंक्स ब्रोकर को पैसा दे दिया करते थे, तो वो ब्रोकर के अकाउंट में पैसा डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए था। ब्रोकर के पास वो बैंक रिसीट्स भी नहीं जानी चाहिए थी डायरेक्टली। दूसरा, ये जो फेक बैंक रिसीट्स बनना शुरू हो गई थी, ये कैसे बन जा रही थी, किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि वो चेक कर ले कि इसके पीछे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं भी कि नहीं। तो ये तो हमने पूरा स्कैम समझ लिया। अब हम साइज ऑफ द स्कैम की भी बात करते हैं। 4024 करोड़ का ये जो नंबर आया, ये जेआरसी रिपोर्ट के अंदर आया और एक तरीके से ये छप ही गया, ये परमानेंट नंबर ही हो गया। लेकिन काफी सारी इंडिपेंडेंट स्टडीज ने ये क्वेश्चन उठाया कि ये एक्चुअली टोटल साइज नहीं था स्कैम का, ये तो खाली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लॉस हुआ था। इसके अंदर जो 1985 से लेकर 91 तक इररेगुलर ट्रांजैक्शंस हुए वो फिगर नहीं होते हैं। साथ साथ जो लोगों ने प्रॉफिट बनाया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने जैसे प्रॉफिट बनाया, जो हमने फॉरेन बैंक्स की भी बात की थी, वो वाला भी इसके अंदर फिगर नहीं होता है। फिर पीएसयूज का लॉस हुआ करीब 5700 करोड़ का, वो भी इसके अंदर कवर नहीं होता है। तो कुछ इंडिपेंडेंट स्टडीज ने ये सारी फिगर्स ऐड अप करी हैं, तो 1985 से लेके 1991 तक करीब एस्टिमेट किया जाता है 3 से 4 हजार करोड़ का स्कैम हुआ। और 91-92 का जो पीक पीरियड था उसमें 10 से 12 हजार करोड़ का स्कैम हुआ। तो ये जो टोटल एक्चुअली साइज ऑफ द स्कैम है वो 15 से 16 हजार करोड़ का है उस जमाने का। आजकल करंट जमाने के हिसाब से देखें तो ये करंट जमाने का 1 लाख करोड़ हो जाता है लगभग। तो इस स्कैम के बाद हुआ क्या, फॉरेन बैंक्स के ऊपर तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, उनको आरबीआई ने जरूर कहा कि आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो फॉरेन बैंक्स ने कहा हाँ डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ अपने ऑफिशियल्स को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। इससे ज्यादा कुछ उनका लॉस नहीं हुआ। बैंक ऑफ करड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक जो फेक बीआरस इशू करते थे वो लिक्विडेट हो गए, यानी कि वो बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि उनके लायबिलिटी ज्यादा हो गए थे, एसेट्स कम थे। और ये जो 3 मेन ब्रोकर्स थे, हर्षद मेहता ग्रुप, दलाल ग्रुप और एफजीएफएसएल, इनके एसेट्स को अटैच कर दिया कस्टोडियन ने। और रेगुलेशंस और रिफॉर्म्स काफी तेजी से लेके आए गए, स्पेशली कंप्यूटराइजेशन काफी तेजी से लाया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसी टाइम पे बना था 1992 में, जो पहला डीमटेरियलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया का। सेबी की भी जो हमने पहले बात करी थी कि उसको भी स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई जनवरी 1992 में, जिसके रूल्स नोटिफाई हुए अक्टूबर 1992 में। सो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम डिटेल्स आपके सामने रख सकूं, लेकिन इसके साथ साथ सिंपल फॉर्म में भी आपको समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। हो सकता है उनको भी काफी क्यूरियोसिटी हो हर्षद मेहता स्कैम के बारे में डिटेल में जानने के लिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।